नमस्कार। आज मैं अंजलि फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ी बिंदी का साप्ताहिक शो। आज हमारी 165वीं श्रृंखला है और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी है शालिनी कश्यप जी हैदराबाद से। और शालिनी कश्यप जी का बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो वो भाषा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, लैंग्वेज से जुड़ी हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हैं, विमेन राइट्स पे भी इन्होंने काम किया है और अभी वी कनेक्ट जो हमारी एक इंग्लिश मैगजीन आती है जो इन्वायरमेंटल इशू पे बात करती है उसमें एडिटर के पोस्ट पे काम कर रही है। तो शालिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मैं अपनी बड़ी बिंदियों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज वहाँ पे हूँ जहाँ पे मैंने हमेशा ऑडियंस की तरह पे टॉक शो सुना है, देखा है और बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिली हूँ। और यही वो शो है जिसके अंदर मुझे उषा किरण खान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आज मैं यहाँ पर हूँ, बात कर रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो शालिनी जी आप जो कि मैं अपनी बड़ी बिंदियों को ये भी यहाँ पे बताती चलूँ कि हमें बड़ी बिंदी के इस मंच को ये उपलब्धि हासिल हुई है कि शालिनी जी आज हमसे पहली बार किसी वीडियो कैमरा पे हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। तो हमारा हमारा कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है हम सबके लिए और हम उनकी जर्नी से आज क्या क्या सीख सकते हैं, आइए आज उनसे ही हम बात करते हैं इसके बारे में। तो शालिनी जी मैं ये जानना चाहूंगी, आप शुरू से मैंने आपका जब प्रोफाइल हम पढ़ रहे थे तो अभी हम पहले भी ऑफ कैमरास पे बात कर रहे थे तो आप भाषा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हैं और अभी आप वी कनेक्ट जो ये अंग्रेजी मैगजीन आती है इन्वायरमेंटल इशू पे जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल के समय में, कहीं ना कहीं उस पे कार्य कर रही है मैगजीन। तो कैसे आपकी इस जर्नी के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा जानकारी दें और ये बताएं कि इस मैगजीन के साथ आप कैसे जुड़ी और किस तरह के मुद्दों पे बात करती है। मैं शुरुआत करूंगी इसी बात से कि मैं पहली बार आज एक टॉक शो में आई हूँ। पढ़ाने का काम तो मेरा बहुत पुराना है और मैं 100 बच्चों की क्लास को, बच्चे भी क्या, एम्प्लॉयज़ की क्लास को एड्रेस करती हूँ, लेकिन जहाँ कैमरा आता है वहाँ मेरे को एक 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 स्पीड ब्रेकर ज़रूर आता है उसका। लेकिन आज मैं इधर हूँ, बात कर रही हूँ, इसका श्रेय मैं विभा रानी दीदी को देना चाहती हूँ। वो मेरी थिएटर की गुरु भी हैं और मेरी मेंटोर भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मैं उन्हीं का नाम लेके शुरुआत करूँगी। और जर्नलिज्म, यस, I am not a qualified journalist, but I'm an experienced journalist. You know, when we have not studied a subject and we have worked in the field, तो हम लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा एनरिचिंग होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलोंग द वे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जर्नलिज्म, मैंने एक एनजीओ में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी अबाउट 2018 में। वहाँ मुझे एक मौका मिला कि एक मैगज़ीन उनकी निकाली जाए और मैगज़ीन विल बी फोकस्ड ओनली ऑन विमेन, ओके। ओनली ऑन वुमेन। एंड वहाँ पे 360 डिग्री हमने वुमेन के ऊपर बात किया। उनका कोई भी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र हो, जैसे वो उनका मेकअप है, उनका लीगल राइट्स है, उनके करियर पाथ है, उनके एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स हैं। तो इन्हीं सभी विषयों के आसपास हम लोग मैगज़ीन के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए हम बात करा करते थे उन्हीं टॉपिक्स के जी। ऊपर। तो ऐसा रहा कि सिलसिला शुरू हुआ, एक छोटे स्तर से शुरू हुआ, लेकिन बढ़ते-बढ़ते हमारे साथ लोग जुड़ते गए और सिर्फ नोन लोग ही नहीं, अननोन लोग भी हमारे संपर्क में आए। जैसे हीरोज़ तो आप जानते हैं, फ़िल्म स्टार्स को भी हम बोलते हैं जी। और जो बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ लेके आते हैं उनको भी बोलते हैं कि उन्होंने बड़ा हीरोइक काम किया है। कभी कोई हिम्मत वाला काम किया है या कुछ किसी का अचीवमेंट ऐसी रही है कि उसको हाईलाइट करा जाना चाहिए। लेकिन हमारे नेक्स्ट डोर भी लोग ऐसे रहते हैं या गांव दराज में भी ऐसे लोग रहते हैं जो इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते, उनको कोई जान जी। नहीं पाता। तो ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को भी हमने फोर फ्रंट में लाया, उनके बारे में बात किया। तो हमको ये लगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है,
किसी को भी ऐसे आंका नहीं जा सकता है कि उसने कार्य छोटा किया है या उसने बड़ा किया। अगर मैं मेरे कार्य से किसी एक भी औरत को हाथ पकड़ के, अगर उसको सहारा दे के लिफ्ट अप करके अपने साथ ले चलूं, तो मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ा कार्य किया। जी, और बिल्कुल। मैगज़ीन ही नहीं, उसमें मैंने काउंसलिंग का भी काम किया है। बहुत सी ऐसी औरतों को जिनको जीवन से अपनी आशा ही ख़त्म हो चुकी हो, वो बिल्कुल सक्षम ना हो आगे चलने के, और कई बार तो ऐसा फ़ोन आता था, मैं ड्राइव कर रही होती थी तो फ़ोन आता था कि मैं सुसाइड कमिट कर रही हूँ, और मैं कहती थी 1 मिनट रुको, रुको, मैं अभी अभी आपसे बात करती हूँ। गाड़ी साइड में लगाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, और कहाँ से एनर्जी और कहाँ से वो मेरे को बल आता था कि मैं उनको इतना तो समझा पाती थी कि थोड़ा रुको, जी, थोड़ा रुको, हम बात करते हैं। तो उनसे बात किया, उनको सुना, बात करने सुनने में ऐसा मुझे लगा कि इनको सिर्फ़ बोलना ही था। कोई सुनने वाला चाहिए था, कहीं न इनको कहीं। सुनने वाला चाहिए था। शायद इनके पास कोई सुनने वाला नहीं था। हो तो कोई ऐसा नहीं था जो उनको बोल सके कि होप दे सके, आशा दे सके, बता सके कि नहीं, ये अकेला विकल्प ये नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। जी, थिंग्स कैन चेंज, यू नो। तो इस तरह से 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, आई थिंक मोर देन 25 ऐसे अटेम्प्ट्स मैंने रोके इन माय जर्नी ऑफ 3 इयर्स एज़ अ काउंसलर, वुमन काउंसलर। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा रोकूँगी शालिनी जी, और ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम आज महिला के जो अधिकार हैं और इन विषयों पे बात करने इकट्ठा हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन, पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या संघर्ष रहते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई ख़ास मेरे लिए संघर्ष नहीं रहा। मैं उतना ही अच्छा काम कर रही थी जितना कोई मेरे लिए, मेरे मेरे सामने कोई एक मेल रहता और वो पत्रकारिता करता। हमें ऐसा, क्योंकि मैंने फ़ील्ड पे काम नहीं किया। हम लोग जर्नलिज़्म को लेके माइक लेकर कहीं ऐसी साइट पे नहीं गए। जी, और मैंने जहाँ पे जिसको भी संपर्क किया, जिससे भी बात करनी चाहिए, आई वाज़ क्वाइट वेलकम। जी, जी। मुझे संघर्ष नहीं मिला, पर मुझे सिर्फ़ एक दिशा मिलती गई, एनर्जी मिलती गई, रास्ता मिलता गया, टॉपिक्स मिलते गए, लोग मिलते गए, पर्सनैलिटीज़ मिलती गई, और मेरा काम बहुत अच्छे से चलता रहा। और वही मैगज़ीन जो मैंने 3 साल तक चलाई थी, जी, उसी मैगज़ीन का एक्सपीरियंस, और जो मैंने, मेरे को बड़ा एनरिचिंग और फुलफिलिंग एक जर्नी मिली, और उसी में सीखा मैंने, और मुझे आज वी कनेक्ट जैसी मैगज़ीन करने का मौका मिला। तो मैं कहूँगी कि आई थिंक हमारे अपने अंदर में एक डेडिकेशन, परसिवरेंस और पैशन होना चाहिए। पैशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पैशन जर्नलिज्म के लिए मेरे अंदर पहले नहीं था, जो करते हुए मैंने पाया। आगे चलते गए, रोशनी आती गई, और वो पैशन डेवलप होता गया। तो वो मेरे लिए एक जी, चुना हुआ क्षेत्र नहीं था, वो एक क्षेत्र मुझे मिला, और उस क्षेत्र ने मुझे चुना। वाह! अच्छा, चूँकि हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं और अब काउंसलिंग भी करती आई हैं महिलाओं की पहले, तो हम जानते हैं हमारे समाज में तरह-तरह की चीज़ें होती रहती हैं महिलाओं के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर उनके पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसा कुछ रह रहा हो जिसके चलते हो रहा है। बट कुछ एक कॉमन थॉट आपको समझ में आया क्या, या वर्क प्लेस जो है वहाँ पे उनको कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा हो? तो कुछ ऐसा भी आपको लगा क्या कि उनको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं जो एक एक मेल पर्सन शायद फील नहीं करता है अपनी लाइफ में? तो कुछ ऐसा फील आया आपको? एक बार फिर से कहिए, मेल। जो चैलेंजेस, ऐसे कुछ चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हों जो एक मेल को हमारे समाज में यूजुअली फेस नहीं हाँ, करने पड़ते बेशक। हों। देखिए, मेल को कहाँ वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमारे सोसाइटी में हम जाएँ देखें तो एक समय था जब हम कहते थे कि एक इक्वल सोसाइटी है, लेकिन इतना कॉलोनिज़्म हुआ और हम लोगों का फ्रीडम गया,
मुगल रूल आया या कोई भी रूल आया, सबके अपने वातावरण बदला। औरतों के लिए जो बात बदली गई थी, वो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, पर्दा सिस्टम था, और राजस्थान में क्या था, जब हस्बैंड मर जाता है तो आपको भी अग्नि में छलांग मारना होता है। तो बहुत सारी ऐसी हमारे इविल्स थे सोसाइटी में, और औरत को कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइज कर दिया गया था। औरत ने खुद से ही नॉर्मलाइज कर लिया था कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। पहले पिता, फिर भाई, फिर पति, इनकी आज्ञा के बिना हम नहीं कुछ करते थे। और जी मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब बहुत परिपूर्णता से बदल चुका है। औरत एक सशक्त नारी हो चुकी है, या हो रही है, या नहीं है। इनमें से तीनों में से कुछ भी एक चीज को बोल्डली कहना अभी पॉसिबल नहीं है। मैं एक तरफ देखती हूँ औरत एवरेस्ट पे है, आज भी दूसरी तरफ देखती हूँ औरत घूंघट में खाना बना रही है। एक तरफ मैं बिल्कुल देखती हूँ कि बोर्ड रूम में औरत बैठ के डिसीजन ले रही है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और दूसरी तरफ मेरे ही घर की जो मेड है वो काम पर नहीं आई है कि उसके पति ने पीकर उसको मारा है ना। दुखद है स्थितियां तो उस आसपास भी हम तरफ हम देखें तो। आसपास भी हम देखें अपने, तो हमें ऐसा बहुत उदाहरण मिलेंगे जहां हमको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम किस दिशा को जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक कंफ्यूजन भरा माहौल है अभी भी। जी और मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि मैं सशक्त हूँ, तो मैं हूँ, अपने लिए तो हूँ, लेकिन क्या मेरे आसपास की सभी औरतें सशक्त हैं, या मेरा अकेला सशक्त रहना क्या इनफ है? नहीं ना। बिल्कुल। हम्म, कहिए, आप कुछ पूछेंगे? हाँ जी, मैं ये कहने के लिए आपको सोच रही थी कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं आजकल के समाज में, तो चूँकि हम फिर वो कहीं न कहीं पैट्रियार्की वाला क्वेश्चन जो है वो अपने आप हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम सबकी ब्लड में है, वो हमारी नर्व्स में बहता है, हम इंडियन सोसाइटी में बड़े हुए हैं और कहीं न कहीं वो है हमारी पितृसत्ता। इवन हम में भी कई चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि हम रियलाइज़ करते हैं थोड़ी देर बाद, करने के बाद कि हमने ये क्यों कर दिया, हमारी आदत बन चुका है। हम्म, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है क्या कि आपको उसके विषय में क्या लगता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर हमारी कुछ निजी थिंकिंग ऐसी होती है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टिल हम कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है अपनी, हम खुद ही बीइंग यू नो डेवलप्ड वुमेन, हम खुद ही उस सोच से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आपने अपनी लाइफ में जी देखे हाँ, हो। मैं यही कहने की कोशिश कर रही थी कि ये हमारी कंडीशनिंग ही है। जी हमने कहीं न कहीं खुद ही उसको नॉर्मलाइज़ किया था। एक मुझे वो चित्र याद आ रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा-सा हाथी है, और वो एक रस्सी से बंधा है, छोटी सी कील से, और जी वो हट नहीं रहा है वहाँ से। वो एक कदम बढ़ाएगा तो उसको वो चला जाएगा, वो कील से उसका बंधन टूट जाएगा। लेकिन उसकी साइकोलॉजी कहती है कि वो बंधा हुआ है, वो बिल्कुल। हटता नहीं है वहाँ से। वही स्थिति हमारी है। हम लोगों ने ही आज भी मैं देखती हूँ तो हम कितनी जगह मैं ये देखती हूँ कि जा सकते हैं, आगे नाम कमा सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन हर बार यही आता है कि हस्बैंड से पूछ के बताएंगे, या मैं डिस्कस करके बताऊंगी, या कभी जी कोई कारण है, कभी कोई कारण है, कभी कोई कारण है। शायद मैं भी उनमें से एक ही हूँ अभी, कि मैं भी अपने आप को उतना वही हाथी ही समझती हूँ कि कहीं न कहीं मैं बंधन में हूँ, और वो हो सकता है हमारा एक डिसीजन भी हो सकता है, थॉट थॉट अबाउट डिसीजन भी हो सकता है, और हो सकता है हमें अपनी अभी भी शक्तियों की पहचान ही नहीं है। Women's rights, as I would say, we don't want to exercise, or we don't know the rights. सो एक एग्जाम्पल मैं इसी बात के चलते जोड़ना चाहूंगी आगे, कि हम देखते हैं हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाए अपने करियर में बीइंग अ वुमन, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि जो एक लेडी है ना, उसको घर का खाना, मतलब किचन में तो उसका एक पाँव रहना ही चाहिए। अगर उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट लेडी। ऐसा कैसे नहीं, मुझे खुद भी ये समझने में समय लगा कि जरूरी नहीं है अगर कोई लेडी है और उसको हो सकता है कोई और काम ज्यादा पसंद हो, किचन में काम करना उतना पसंद ना हो, तो हमारी खुद की कंडीशनिंग कहीं ना कहीं हमको उन चीजों को बाद में रियलाइज कराती है जब हम उस चीज से कर गुजरते हैं।
तो आपने यस। कभी बीइंग अ वर्किंग वुमन ऐसा कहीं कुछ महसूस किया क्या? हाँ, वुमन एक ब्रेड मेकर ही नहीं होती है, नाउ अ वुमन इज अ ब्रेड अर्नर ऑल्सो। यस, मैंने अपने घर से ही देखा था कि फॉर अ वुमन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक चार्ज ऑफ द किचन, एंड इट यूज टू बी एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर अस if the brother or the father is seen in the kitchen. My own बुआ used to come and tell me, you know, हाय तेरा पूरा रसोई च है, तो तू बैठ के टीवी देख रही है कि तेरे भाई को क्या चाहिए, तुम जाके उसको पूछो। हम्म। ये तो एग्जाम्पल मेरा ही है। तो जी। अभी भी ऐसा ही है, अगर मेरे हस्बैंड और मैं घर में है तो क्या खाना है, क्या पकाना है, वो सब मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज की वुमन जो है वो, उसके एस्पिरेशंस हैं, उसके भी ड्रीम्स हैं। और एक औरत ऐसा हमेशा चाहती है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे रेज करना, रेजिंग चिल्ड्रन, जी। it used to be a woman's job always, you know, changing diapers, arranging for milk, and looking up, massaging the child, giving a bath to the राइट। child. आज की औरत जो है वो पार्टनरशिप चाहती है, वो अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से इक्वल एफर्ट देखना चाहती है कि बच्चे को रेस करने में भी दोनों। अब ये सिर्फ ऐसा सिर्फ काम में नहीं कह सकते, जिस तरफ हम बोलते हैं कि काम में आदमी साथ दे, किचन में आदमी साथ दे, तो फिर औरत ये नहीं कह सकती कि मैं पैसा कमाती हूँ। जी। एम्पावरमेंट का मीनिंग नो, हमको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच है वो समझनी पड़ेगी। नाउ व्हेन टर्न्स आउटसाइड, आप आकर के फिर ये नहीं कह सकते कि मैं तो पैसा कमाती हूँ, वो तो आदमी भी कमाता है। बिल्कुल। और एम्पावरमेंट मैं इसको फिर कहना चाहूँगी कि ये हमें बहुत चीज़ें ना जेंडर इक्वालिटी के फ्रेम में लानी पड़ेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट का जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत कहीं नेगेटिव भी देखती हूँ मैं हमारे समाज में। वुमेन एम्पावरमेंट के मैं मिसयूज भी देख रही हूँ। मैं ऐसे आदमियों को भी जानती हूँ जो बहुत गहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जी। है ना? तो लीगल लीगल राइट्स जो है, राइट्स को एक्सरसाइज कैसे करना है, राइट्स का मिसयूज नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में हमारे सामने एक टॉपिक है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। जी। आई थिंक इस पे चर्चा करने के लिए एक सेपरेट सेशन लगेगा। ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, और मेरी सांत्वना उन आदमियों के साथ डेफिनेटली है जो आज, बिकॉज देर आर लॉज फॉर वुमेन, दे आर सफरिंग। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम किसी एक पहलू को देख के नहीं आगे बढ़ सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप अभी अपना उदाहरण दे रही थी, मैंने भी अपने घर में कुछ ऐसा देखा कि मेरी माँ को खाना बनाने में कम रुचि थी, तो मुझे लंबे समय तक रखता रहा कि अरे, कि देखो सबकी माँ को है, इनको कम है। ऐसा नहीं कि होता नहीं था, होते हुए भी कहीं ना कहीं ये फील रहा, बट नाउ आई रियलाइज कि उसमें कुछ गलत नहीं। तो ये जब आप फील करते हो, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया, पर अगर हम उनसे ये काम कराते हैं, हमारे घर के जो मेल्स हैं वो भर के कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो क्या कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट पेट्रियार्कल कंडीशनिंग इनसाइड अस, हम कहीं गिल्ट में चले जाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम करवा रहे हैं। और अगर वो गिल्ट आता है तो उससे कैसे डील करना चाहिए? आता है गिल्ट, मुझे भी आया था, आता है। उससे डील कैसे करना चाहिए? उससे हमें, अगर हमारा पाथ क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमारा इंटेंट क्लियर है, हम क्या पाना चाहते हैं, वो पिक्चर हमारे आंखों के सामने क्लियर है, तो हमको इन सब चीज़ों को एज छोटा छोटा हर्डल्स लेना पड़ेगा। अगर हम रिग्रेट में आ गए, गिल्ट फीलिंग में आ गए और हमने अपना रास्ता बदल लिया, तो हमारा उद्देश्य भी बदल जाएगा। हम पहुंचेंगे भी कहीं और, वहां नहीं पहुंचेंगे जहाँ के लिए हम चले थे, जी। जी। है ना? ये तो कहीं ना कहीं हुई फैमिली की बात। अब हम जब वर्क प्लेस की बात करते हैं तो भी हम कई बार महसूस करते हैं कि अगर कोई फीमेल बॉस है तो लोग उसको सुनना कम पसंद करते हैं, अगर उसकी टीम में मेल ज्यादा हैं। और मेल बॉस है तो हम ज्यादा हम उनकी बात सुन लेते हैं और वी एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये इस तरह की सोच जो है चली आ रही है, इसको कैसे बदला जाए? मतलब कहाँ से शुरुआत की जाए? क्योंकि कोई भी चीज आप जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, हमको जड़ से उसको सुधारना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते किसी हैं? किसी भी चीज़ में सुधार लाने के लिए मैं मानती हूँ कि शुरुआत खुद से ही होती है।
ये चीज़ मैंने भी बहुत क्लोज़ली महसूस की है, बिकॉज़ एज़ अ वुमन लीडर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज भी हम देखते हैं कि जब मैं कोई भी ऐसा लीडरशिप रोल लिया जो मेरे से पहले एक आदमी कर रहा था, वो आदमी ने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आता है। जी अगर मैं उनको कोई काम करने के लिए बोलती हूँ तो इट्स नॉट इट इट नेवर यूज्ड टू बी फॉलोड, rather it was brought in a way that there is some flaw in what I'm suggesting, whereas the basic thing was taking instructions from a woman was a taboo, was not seen as normal, right? हुआ क्या? अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका काम है। और अगर आप एक घोड़े के ऐसे तरह अपना काम करते हैं तो आसपास के लोग आपको दिखते नहीं है ना। You have to filter things. These things जी will keep happening. There is no shortcut to dealing with such atrocities in the society. There is no one sure way of dealing with them. जो एक चीज़ एप्लीकेबल एक सिचुएशन और एक इंसान के लिए हो सकती है, वो नॉन एप्लीकेबल दूसरी जगह और दूसरे इंसान के लिए हो सकती है। These are quite custom made statements, you know. You have to really actually see what's the root cause of a problem and then come to a solution. Not always we need to solve things there and then. Certain things we need to take in stride also. हमारी perseverance और resilience बहुत बड़े फैक्टर्स हैं हमको चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। ये जी चैलेंजेस हर हाल में आएंगे। ये दूध में उबाल की तरह आते जाएंगे और हमको गैस कम करते जाना पड़ेगा। वो सेटल डाउन होंगे और कोई तरीका नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सुधार ला सकते, सुधार किसी में नहीं ला सकते। हम अपनी सोच को अल्टर कर सकते हैं, हम अपने तरीकों को अल्टर कर सकते हैं, हम सुधार कभी नहीं ला सकते, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं इस बात को थोड़ा और डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आप काउंसलिंग के फील्ड से आए हो। सो व्हेन यू नोटिस पीपल आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली इन योर वर्क प्लेस स्पेसिफिकली, और ये आप कंटिन्यूअसली देखते चले आ रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? बिकॉज यू नो व्हाट यू आर आस्किंग, दैट इज योर राइट एंड दे शुड डू दैट। इन दैट कंडीशन हाउ शुड वी एक्ट बीइंग अ वुमन? Continue to do what you're supposed to do, continue to say what you're supposed to say till the time it is done. Don't quit, don't step back, don't even over jump on anyone. I gave space to the other person. उसको मैंने वक्त दिया, समय दिया, लेकिन मैंने हटी नहीं कहने से कि यही करना है, ये जी तो करना है, ये तो हमें करना है। वो करना है क्योंकि वो प्लान का हिस्सा है, प्लान बन चुका है, एग्जीक्यूट होना है। विद एंड विदाउट यू इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। आपके साथ हो तो बहुत अच्छा है, बस इतना। ओके। सो वर्क प्लेस से अब हम फैमिली की तरफ आते हैं। अब ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं, आप ये समझती हैं, मैं समझ रही हूँ, हमारी जैसी बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जो ये बात समझ पा रही हैं। अब हम बात करें अगर किड्स की, अगर वो स्कूल जाते हैं, उनका जो पीयर ग्रुप है वो वहाँ से भी बहुत कुछ सीख के आते हैं। वो हमें तो ज़रूर देख रहे हैं अपनी फैमिली में, बट वो बाहर से हमसे ज़्यादा देख के ऑब्जर्व करके वो घर आते हैं। तो उनमें ये इस तरह की प्रैक्टिसेस बेसिकली, अगर जो जो लड़का है, बच्चा है, घर का जो लड़का है, उसमें ये हैबिट्स किस तरह से डेवलप की जाए आगे के लिए? बच्चे कभी भी बताने से नहीं सीखते हैं, ये मैंने सीखा है। पेरेंटिंग वो चीज़ है जो आप किसी किताबों में पढ़ के माँ नहीं बनते हैं या पिता नहीं बनते हैं, है ना? पेरेंटिंग वो चीज़ है जो आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। मेरे साथ तो जर्नलिज्म में भी कैसा ही हुआ, खैर प्रैक्टिकली अप्रोच रही है। पर बच्चे को मैंने देखा है कि बच्चा जितना सुन के नहीं सीखता है, उतना ऑब्जर्व करके सीखता है। जी अगर आपने बच्चे को कोई चीज़ किसी तरह से काम कराना सिखाना है तो आपको वो काम खुद करना होगा। हम जो गलती करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम तो मम्मी पापा हैं, हम जो कहेंगे वो बच्चे को करना चाहिए, हम जो दिखाएंगे बच्चा वो करेगा। जी And no parent is wrong, no child is wrong. We are given exactly the child we need. बच्चा हमको वही मिला है जो हमें मिलना चाहिए था,
क्योंकि हम उस बच्चे के ज़रिए मैं पेरेंटिंग सीख रही हूँ। मैं वो बच्चा मेरे को सिखा रहा है कि अच्छा पेरेंट कैसे बनना है। तो तो बेसिकली वो हम उससे कहीं ज्यादा सीख पा रहे हैं बशर्ते कि वो हमसे सीखे। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चा तो जी। सीख ही जाएगा। अब हम लोगों ने अंग्रेज़ी अपने घर में, मैंने इंग्लिश में एमए किया है, इंग्लिश में ही बीएड किया है, फॉरेन लैंग्वेज सीखा है। मेरे घर में तो ना इंग्लिश का माहौल था, ना कुछ था। हम लोगों ने बाहर से ही सीखा, स्कूल कॉलेज से सीखा, पढ़ाई करके सीखा। तो कहने की बात ये है कि घर का रोल होता है हमारी मेकिंग में, लेकिन तालीम बाहर से ली जा सकती है, संस्कार हमें घर से लेने होते हैं, और जो हम घर से सीखते हैं वो हम घर के वातावरण को देख के सीखते हैं। एजुकेशन, घर की जो एजुकेशन है वो हमको पढ़ पढ़ के नहीं आती है, वो हमको कर कर के आती है, देख देख जी। के आती है। द चाइल्ड ओनली एंड ओनली लर्न्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। राइट। अब अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें या उनके साथ जो बिहेवियर हम देखते हैं सोसाइटी पे उस पर बात करें, तो शालिनी जी मैं कहीं ना कहीं पाती हूँ एक डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इशू आपने बहुत हैंडल किए होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। तो उसमें भी हम देखते हैं जो एक कैटेगरी है, एक जो हाई क्लास सोसाइटी है, मिडिल क्लास है, और जो उतने उतने अपग्रेड नहीं है जो लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में, जैसे मेड्स हैं या ब्लू कॉलर लोग हैं। उसमें भी मैं देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हाई क्लास फैमिलीज हैं, जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, या तो वो आवाज नहीं उठा पाते या मिडिल क्लास वाले आवाज नहीं उठा पाते। हम अक्सर देखते हैं कि जो ऊपर के दो वर्ग हैं वो एक्चुअली ऊपर और नीचे के वो आवाज कई बार उठा लेते हैं, पर मिडिल क्लास के एंड से इशू ज्यादा आता है कि वो अपनी आवाज रेज नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसके पीछे क्या वजह लगती है आप? क्लासेस और मासेस में मैं नहीं बता सकूंगी, बिकॉज मेरे पास तो हर तरीके के लोग आए। लोअर मिडिल क्लास से भी आए, मिडिल क्लास से भी आए, अपर मिडिल क्लास से भी आए। और आवाज उठाना और संघर्ष करना और अपने लिए, खुद के लिए खड़े होना, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव व्यू है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वो हमारी ही अपनी इनएबिलिटी होती है। मैं कहूँगी कि औरत प्रताड़ित होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। एक औरत के ऊपर ज़ुल्म इसलिए भी होता है क्योंकि उसको ज़ुल्म से लड़ना नहीं आता है। ज़ुल्म से क्या लड़ना नहीं आता? वो अपने अंदर उनकी क्षमता नहीं होती है, ना वो अपने लिए बोल सकती है, ना अपने विचारों को व्यक्त कर सकती, ना नो बोल सकती है। सेइंग अ नो इज अ it's very important and it's very difficult for some people. कुछ लोगों के लिए ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है और खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। अब क्योंकि वो खुद खड़े नहीं हो पाते हैं, वो कहते हैं कि मैं इतने लंबे समय तक प्रताड़ित हुई। वो लंबा समय कहीं ना कहीं को क्रिएट किया हुआ होता है हमारा। आई को क्रिएट माई रियलिटी। आई कैनॉट कॉन्टिन्यू टू कीप ऑन क्राइंग कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैंने ऐसा होने दिया। पर हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और चीजें बेहतर की जानी चाहिए, और वो दूसरों की लाइफ में चीजें बेहतर देखते हैं, बट स्टिल दे जस्टिफाइड कि हाँ ऐसा ही होता है और ऐसे ही चलता है, फीमेल की लाइफ तो ऐसे ही चलती है, उन्हें एडजस्ट ही करना हाँ, पड़ता है। अपने घर में देखा होता है ना, वही बात आ गई ना। बच्चा घर के वातावरण को देख के, ऑब्जर्व करके बहुत कुछ इम्बाइब करता है, बहुत कुछ एब्जॉर्ब करता है। जब हमने एब्जॉर्ब ही सारा इनजस्टिस की हुई है, जब हमने नॉर्मलाइज ही, मैं बार बार नॉर्मलाइज वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं देखते थे कि ये नॉर्मल है। मम्मी पापा के सामने बोल नहीं सकती, पापा जी। डिसीजन मेकर हैं, पापा ने जी। जो कह दिया वो आपके घर में पत्थर की लकीर है। अब मम्मी अगर बोलेगी तो झगड़ा होगा। और हाँ, फियर ऑफ कलेश जिसको बोलते हैं, ये हम्म। बहुत बड़ा कारण देखा मैंने, आदमियों में भी औरतों में भी, जी। कि आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि शांति से रहना है, तो चलो गलती होने दो लेकिन चुप बैठो। पर हम लोग वो थोड़ा 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 गलत को घूंट पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। एक समय आता है हम कहते हैं और नहीं हो सकता।
उस टाइम एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यू टर्न पॉसिबल नहीं है ना, आगे बहुत आगे चले गए हम। जी। पर जहाँ मैं सोचती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा अन्याय हो रहा है और अगर आप होने की शुरुआत में आवाज उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप कहें कि मैं 20 साल से अन्याय झेल रही हूँ, या मैं 5 साल से अन्याय झेल रही हूँ, या 1 साल से ही झेल रही हूँ। वो जी। ड्यूरेशन आपकी अपनी तय की हुई होती है। आपका थ्रेशोल्ड कितना है? हाँ, मतलब सूनर द बेटर। आप जितना जल्दी खड़े हो जाएंगे अपने लिए, आपके लिए तकलीफ वाला रास्ता उतना छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब सर के ऊपर से पानी जाए तब हम हाय तौबा करें। ऐसी औरतों को मैंने बहुत देखा है, बात की है, समझा है, और कारण ये जाना है फैमिली कंडीशनिंग और सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट। बहुत बड़े एक कार्यरत इंसान थे, पुलिस में थे। जी। उनकी डॉटर, अ मुस्लिम वुमन, was sent at home, or she came home because husband was not behaving the way he should behave, और उसके ऊपर थोड़े से अत्याचार भी हुए, और वो अपने बच्चे, छोटे से बच्चे को लेके आ जाती है। माँ जी। बाप रखते हैं, 1-2 महीने के बाद कहना शुरू कर देते हैं कि अब तो तुम्हें वापस जाना चाहिए, बस हो गया, आप चले जाओ। तो वो कहती है मुझे कोई लेने नहीं आ रहा है, मुझे बुलाने नहीं आ रहा है, मैं वापस कैसे जाऊँ? और माँ बाप तय कर लेते हैं कि इस संडे को तो तुम्हें छोड़ने जाएंगे। वो जाते हैं वहाँ छोड़ने, वहाँ जी। उनका इतना अपमान होता है। उनके पति, उनकी सास, सब उनको बहुत बहुत बातें सुनाते हैं, और माँ बाप को भी बोलते हैं कि अब तो तुम्हें अकल आ गई, अब तुम छोड़ने आ गए, अभी आप सुधरे हो जाके। जी। फिर भी वो अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ के चले आते हैं। वो बच्ची क्या सोचेगी, मुझे क्या करना चाहिए? अब हम कहते हैं औरत सशक्त नहीं है, वो औरत सशक्त कैसे होगी? बिल्कुल। हमें सपोर्ट। अब एक औरत कहती है कि ना मेरा पति का घर मेरा है, ना मेरा पापा मम्मी का घर मेरा है, मेरा घर कौन सा है? उसका घर कौन सा है? जी। बताइए, उसका घर कौन सा है? तो when we talk about women empowerment, we should talk about how to dream, how to get what we want from. It should start from being able to speak up, how to tell people this is what I want. कहते हैं ना, प्रार्थना भी आपको उतने स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए कि ईश्वर भी बिल्कुल वही सुन के देता है जो मांगते हो। और आजकल तो अगर और अफर्मेशंस भी आ अगर गए इतनी ज्यादा, जी। है ना, और कि अगर जिस स्पेसिफिकेशन सोसाइटी आ में गई। हम जी रहे हैं शालिनी जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जिस नहीं, सोसाइटी में हम जी रहे हैं उसमें अगर आप बहुत ज्यादा बात करें तो हर तरह के लोग हैं ना, यहाँ पे लोग आपको टाइटल बहुत जल्दी दे देते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा हर चीज में बोलें कि ये सही है, ये सही नहीं है, और बोलने की, आवाज उठाने की आपको आदत पड़ जाए, तो लोग आपको मरकरी गाय के खिताब से भी नवाज देते हैं। तो इन सिचुएशन में क्या करें? मतलब हम अपने आप को बुरा मान लें या फिर जैसा कुछ तो कर रहे हैं लोग वैसे ही कहेंगे, करके चलें? कुछ तो लोग कहेंगे, मैं वही बात कह रही हूँ कि लोगों की एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन और लोगों के टाइटल्स दिए हुए अगर हमें हमारे पद से हटा देते हैं तो हमें शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। वही इंसान शुरू करे जिसके अंदर जज्बा है उस पथ पे चलने का। जी। और हाँ, और हमें लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्यों हमें वैलिडेट नहीं कर रहे, अगर हमें बात सताती है तो हमें चिंतन मनन की आवश्यकता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, मुझे क्या चाहिए। जी। और यही वजह है एक औरत सारी जिंदगी अपने लिए बोल नहीं पाती है। कुछ बिल्कुल। कुछ औरतें तो इतनी सशक्त होती हैं कि उनको पहली बारी में वो स्नैप कर देती हैं कि कहा कैसे, बिल्कुल। है ना। और कुछ कुछ तो पूरी जिंदगी बिता देती हैं अपने ससुराल में कि हम बोल नहीं सकते। जी। वही क्षमता की बात मैं फिर दोहराऊंगी कि आपके अपने अंदर से आपको, इट इज ऑल विद इन यू, द पावर इज विद इन यू। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू मंथन करके अपने आप को, आपको अपनी पावर रिकलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको अपने लिए सोच के अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपकी जिंदगी है, आपको अपने लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी।
एंड इफ अगर हम ये कर पाते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि लोगों का साथ भी मिलना शुरू हो जाता है। एक बार दो बार फैमिली आपको कहेगी नहीं ठीक नहीं किया है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर एक समय आता है कि उनको रिजल्ट देख के लगता है कि नहीं इसने सही किया। जी। अब आप उसमें प्रेम विवाह को ही देख लीजिए, माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं ना बाद में। जी, आपने मैं अपना बिल्कुल कोई उसी वाक्य उसी उसी पॉइंट पे आने वाली थी। ये जो कहानियाँ सब शुरू होती हैं वो राइट टू चूज़ पार्टनर नहीं होता है। कई सारी फैमिलीज़ में अभी भी नहीं है। तो वहीं से शुरू होता है कि आपको कह दिया गया आपको ये करना है और हाँ, वही करना है। और ऐसे ही होता आया है, उन पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ था। तो शायद कहीं न कहीं वो कंडीशनिंग जो पीछे से चली आ रही है। तो हाँ जी, आप प्लीज़ इसके बारे में अपने विचार रखिए। मैं ये कहूँगी कि हमको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ होता है जिसमें मैं अपनी इच्छाओं को मार कर और कोई भी चीज़ सामने वाले की मानती हूँ और अपने हित को, अपनी इच्छा को मैं पीछे करके आगे बढ़ती हूँ। एडजस्टमेंट होता है मैं विलफुली, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो आप पे थोपा जाता है। आपका जी, मन नहीं है पर आप कर रहे हो। उसमें खींचतान है, अंदर हमारे एक हेवीनेस है, अंदर हमारे एक सैडनेस है ना? और एडजस्टमेंट जिसको मैं उसको मानती हूँ जो हम विलफुली करते हैं। I जी, am ready, okay, I'm ready to do this much, you do this much, or I will be doing this if it doesn't harm my this. You राइट। know, that is adjustment. I'm trying to adjust. एक पजल है, उसके 2 हिस्से हैं, उनको एडजस्ट कर रहे हैं, वो अलग बात जी, है। लेकिन मेरे जी, को ही सिर्फ़ करना है तो वो, चाहे वो मम्मी और पेरेंट्स और बच्चे के बीच की बात है, चाहे हस्बैंड और वाइफ़ की बात है। और हम उस स्टेज में आ रहे हैं कि हमारे भी बच्चे और हमारे बीच में, अब वो टीनेज में आ रहे हैं। तो जो स्थिति हम अपने आप को और पेरेंट्स में देखते थे, आज वो हमारे बच्चों और हमारे बीच में है। तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन जी। अबाउट टू ग्रुप्स, उस ग्रुप में पेरेंट बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और हम दोस्तों में भी बात होती है, वो फ्रेंड्स में भी होती है। जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने जो हमारी फैमिली है उसमें मेल किड की बात की कि हमें उन्हें कैसे सिखाना है। अब मैं यहाँ पे फीमेल किड के बारे में भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वो अपनी माँ को देख के सीख जाती हैं कि वो ऐसा कर रही है तो हमें ऐसे करना है। बट जो आजकल हमारा मीडिया है या हम मूवीज़ की बात कर लें, हर तरह का उसमें भी कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का, हम उन्हें पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते। पर वो जो बच्चा जिसको अभी ये भी नहीं पता है कि उसके लिए क्या देखना उस एज में ठीक है या क्या देखना ठीक नहीं है, जब वो एडोलेसेंस में है तो जो बॉडी में उसके चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से उसको कई बार हमारी सोसाइटी में ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं जो यूजुअली नहीं आने चाहिए। तो उस एज के जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की वैल्यूज को हम कैसे बीइंग अ मदर कैसे ग्रो करा जा सकता है, कैसे उन्हें सिखाया जा सकता है? डायलॉग, फ्रैंक कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन इज द की टू द सिचुएशन। आपको अपने बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड बात करनी पड़ेगी। और मैं कहती हूँ एक बहुत मेन प्राइमरी फैक्टर जो किसी को भी किसी भी सिचुएशन में समझाने, बताने, सुझाने में लगता है, वो है कनेक्शन। Only when your child is well connected with you, you will be able to give something, some information. अगर आपका यस। चाइल्ड आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी बात सुन नहीं रहा है, आपको देख नहीं रहा है, आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ भी आप बोलेंगे उसका कोई वो नहीं है। तो बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, दैट्स द फाउंडेशन। 100% राइट प्लीज। सो चूंकि हमें घड़ी इशारा कर रही है तो मैं चलते चलते आपसे ये एक बात और पूछना चाहूंगी। आज हमने काफी सारे टॉपिक्स पे बात करी, सोसाइटी, फीमेल जो जो चीजें, जो जो चैलेंजेस देखती हैं अपनी लाइफ में, क्या चीजें, क्या उनको ऐसा अपनी रेगुलर लाइफ में कुछ पढ़ते लिखते भी रहना चाहिए जो उनको अवेयर करे, और इस क्षेत्र से इस जुड़ी, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़ी हैं, आप पढ़ने लिखने से जुड़ी हैं, तो क्या चीजें उनको पढ़ते रहना चाहिए, किस तरह का उनको पठन करते रहना चाहिए जिससे उनको थोड़ा अवेयरनेस रहे लाइफ में कि ये चीजें हमें करनी है। बेसिकली मैं आपसे आपकी फेवरेट मैगजीन्स या फेवरेट बुक्स जानना चाह रही हूँ इस फील्ड के चलते। बहुत सारी कैटेगरीज हैं।
सेल्फ हेल्प बुक्स हैं बहुत जी। सारी हैं। और हमें लिटरेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। हमें अपनी अब वो जॉनर ना हर किसी का अलग रहता है। अब बिल्कुल। किसी को कविताएँ पसंद हैं, किसी को बायोग्राफ़ीज़ पसंद हैं, किसी को थिएटर पसंद है, तो प्लेज़ पसंद हैं, है ना? और मैं तो कहूँगी कि बस आप जुड़े रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। किताबें बहुत सशक्त बनाती हैं हमको, और पढ़ते रहना चाहिए। लीगल राइट्स की जहाँ तक बात है, हमको सतर्क रहना चाहिए। आजकल तो हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली अ क्लिक अवे। वी प्रेस अ बटन एंड वी गेट एवरीथिंग। यस। मतलब हाँ। और पता है, हमारी और आपकी जनरेशन ही लास्ट होगी शायद, जो इतनी कंडीशनिंग और इतना हम लोग हेजिटेट करते हैं, बड़ों का लिहाज करते हैं। आजकल के बच्चों के लिए हमको सशक्त करने की बात करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे जाके। वो लोग जी। तो मतलब डिफरेंट ही वो डिफरेंट प्लैनेट के बच्चे ही हैं। और इंफॉर्मेशन, आई वुड रादर लाइक टू टॉक अबाउट ओवर इंफॉर्मेशन। वी हाँ। ऑल आर ओवर इन्फॉर्म्ड, या तो अभी इंफॉर्मेशन तो सबको सब है। और जर्नलिज्म में हमको करंट अफेयर्स की बात करनी चाहिए, और हमारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहना चाहिए, उनके बारे में कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जी। ऑलरेडी इतना तबाही मचा रखी है, हमने अपने प्लैनेट अर्थ को ऑलरेडी इतना बर्डन करा हुआ है कि इट्स नाउ और नेवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। दैट लाइन जी। इज़ वेरी थिन। वो लाइन इतनी थिन है कि व्हेन इट विल बिकम टू लेट। नाउ बिल्कुल। एंड टू लेट के बीच की लाइन बहुत नैरो हो गई है। तो इसलिए हम अपने मैगज़ीन के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ये जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रही है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें घुस गए हैं एक्सप्लॉयटेशन में, उसको रोका जा सके। जी। और परिवर्तन जो आपने कहा ना कि हमको चेंज लाना है, किसी को सुधारना है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ। जी, बिल्कुल। इट एक स्टार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम। और एक क्वेश्चन और मैं जल्दी से पूछना चाहूँगी आपसे, वो ये कि अभी हम क्या चेंजेस आ रहे हैं या पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे थे, करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, तो अभी भी हम बहुत सारा सर्कल और ग्रुप ऐसा देखते हैं लेडीज़ का, जो हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे, जो चल रहा है वो चलने दो, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट वॉचिंग न्यूज़, करंट अफेयर्स, अपडेट्स। इस पे मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लेडीज़ को? हाँ, कुछ मुद्दों पे चुप रहना भी एक अपने आप में एक अपराध होता है। अगर आप गलत देख के गलत होने दे रहे हैं, तो आप भी उस गलत के भागी हुए ना। है ना? तो बिल्कुल। पॉलिटिकल मुद्दों पे भी मैं कहूँगी, जबकि मेरी पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है खासी, ना ही जी। रुचि है, ना ही मेरी ऐसी बनावट है कि मैं पॉलिटिक्स पे कुछ कह सकूँ या बात कर सकूँ। लेकिन हाँ, एज़ अ सोसाइटी, एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, पीपल नीड टू कम टुगेदर। हमको हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। जो मैं अकेले हासिल नहीं कर सकती, वो हो सकता है मैं आपके साथ मिलके हासिल कर पाऊँ। बिल्कुल। वो कमिंग टुगेदर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वर्किंग एज अ कम्युनिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। हर हर ऐसे इनिशिएटिव को जिसका हमें मास लेवल पे इम्पैक्ट चाहिए, आपको कम्युनिटी लेवल पे उतरना पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल। मानती बिल्कुल, और आपकी ही बात से जोड़कर मुझे भी लगता है, मैं वो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो चीज़ें आपके जीवन में फ़र्क लाती हैं, चेंजेस लाती हैं, उसके बारे में आपको अवेयर होना ज़रूरी है, हूँ। और यस, आप यू कांट इग्नोर इट कंप्लीटली। सो वी कैन नॉट इग्नोर इट। टेम्पररी पेन है सेल्फ डिस्कवरी की। व्हेन वी वांट टू डिस्कवर द सेल्फ, उसका टेम्पररी पेन है। अगर हम वो ले सकते हैं, तो हम बहुत लंबा जा सकते हैं। लेकिन हम अगर एक डल पेन में बैठे रहेंगे अनकॉन्शियसनेस की, जो जैसा है चलने दो चुपचाप, तो वो डल जी। पेन जो है हमारी पूरी लाइफ टाइम खींच लेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमको वो एक्यूट पेन ले लेना चाहिए, एंड अपने आप को जानना, मानना, देखना चाहिए, अपने अंदर भीतर जाना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ा पेन भी है तो सहना चाहिए, क्योंकि आगे की जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। और
अब मैं यहाँ ये सबको कहती चलूँ और अपनी बड़ी बिंदियों की तरफ से भी आपको ये बताती चलूँ शालिनी जी की आज का ये सेशन वुमेन राइट्स के बारे में तो हम बात कर ही रहे थे, जो कंडीशनिंग है, जो पेट्रियार्की है, उसके बारे में बात कर ही रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये बहुत साइकोलॉजिकल और ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है उसके बारे में भी था, और बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और मैं साथ के साथ कहूँ बहुत हिम्मत मिली कहीं ना कहीं, और बहुत क्लैरिटी आई आपसे बात करके इन विषयों पे। तो जी, Thank you so much. Thank you very much. This is so soothing to hear for me क्योंकि मैंने जैसे बोला कि कैमरा पे मैं नहीं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन आज जी, मुझे बोलने के बाद ऐसा लगा कि हमें बात करनी चाहिए, हमें सामने आना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल जा कर के ही सेशन दे सकते हैं, ऐसे भी बात कर सकते हैं। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने भी मुझे सुना या बाद में सुनेंगे। और आप सभी के साथ से वो समाज एक रियलिटी हो जाएगा जिसकी हमने कल्पना की है, जिसकी हम सब ड्रीम करते हैं। एंड ड्रीमिंग, ऑल women, ऑल गर्ल्स, प्लीज कीप ड्रीमिंग। ड्रीमिंग इज द एलिक्सियर ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का अमृत है। हमको जरूर अपने सपनों को सपने देखने चाहिए और सपनों को साकार करने की कोशिश करते रहना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात कही आपने। तो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बड़ी बिंदियों की तरफ से भी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चलते चलते मैं ये बताती चलती हूँ अपने व्यूवर्स को कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिलेगा बाय मी कॉफ़ी का एक लिंक। आप हमारे लिए कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कॉफ़ीज़ खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है ये कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स के लिए जाती है। तो जितनी इच्छा हो उतनी कॉफ़ीज़ हमारे लिए खरीदें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।